बैकएक का प्रॉब्लम बढ़ा है। जो पोस्ट कोविड एरा में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसका डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट रीज़न है। स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास आपको कब जाना है? जैसे शुरू में आपको बैक पेन होता है तो हर इंसान कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से स्ट्रेचिंग करके या हीटिंग पैड लगा के या मैं जेल लगा के या एक्सरसाइज से उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन अगर आपका बैक पेन 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा लगातार चल रहा है या वो पेन आपकी टांग में शैटिका की तरह पेन दौड़ता है, नीचे की तरफ जाता है पैर में और पंजे तक, या सुनपन आता है पैर में, या चलने में आपको लगता है कि मेरा गेट चेंज हो रहा है, मैं स्टेबल नहीं फील कर रहा, लड़खड़ाने का डर लग रहा है, तो इस केस में हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। एक्सरसाइज और हमारा सिटिंग पोस्चर के अलावा डाइट का बहुत बड़ा रोल है। और डाइट से पहले मैं ये कहूँगा कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनकी डिस्क्स बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं, जिसके चलते उनके जॉइंट्स भी डैमेज होते हैं और उनको बैकएक की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो बोन्स का प्राइमरी कंपोजिशन है प्रोटीन और कैल्शियम और विटामिन D3। ये 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हैं बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। प्रोटीन इसका कोर है, फ्रेमवर्क, जिसके ऊपर जाके कैल्शियम जमा होगा तो वो एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर बनेगा। विटामिन डी क्या करता है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करके वो बोन्स तक पहुंचाता है। हमें ये भी समझना है कि स्पाइन कंसल्टेशन की ज़रूरत अगर 100 लोगों को है तो उसमें से हार्डली 1 को स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है। हमारे आजकल के डेली रूटीन में एक कॉमन समस्या जो देखने को मिलती है कि हर एक को बैक पेन की समस्या ज़्यादा रहती है। स्पाइन से जुड़ी हुई कई तरह की बीमारियों से लोग ग्रस्त रहते हैं, चाहे उसमें किसी तरह का एज फैक्टर का कोई मसला नहीं, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी इसी समस्या से ज़रूर गुजरते हैं। और आजकल की जिस तरह से हमारा डेली लाइफस्टाइल है वो सबसे बड़ा एक तरह से कारण बन चुका है कि हर एक इस तरह की समस्या से ज़रूर दो चार होता है। अब इसके लिए जो स्पाइन की ध्यान हमें रखना पड़ता है और क्या ये सारी समस्या है उसको लेकर किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पुनीत गिरधर जी हैं। ये BLK मैक्स दिल्ली में एक्सपर्ट हैं और स्पाइन सर्जरी के एक्सपर्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, बड़ी आम समस्या आजकल हो चुकी है ये, कुछ ऐसा नहीं कि किसी एज फैक्टर को देखती है, तो क्या देखते हैं कि एकदम से इतना बदलाव कैसे आ गया, ये चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही? देखिए, बैकएक का प्रॉब्लम पहले भी था, अभी भी है, लेकिन बैकएक का प्रॉब्लम बढ़ा है। जो पोस्ट कोविड एरा में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसका डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट रीज़न है। अगर हम बच्चों में देखेंगे तो बच्चों में अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अगर बच्चा कोई बहुत छोटा है, जैसे 10-12 साल या उससे भी छोटा है, बैकएक की कंप्लेन करता है तो कॉमन रीज़न तो ग्रोइंग पेन्स रहते हैं। लेकिन अगर वो पेन कुछ महीने से ज़्यादा लगातार चलता रहा है तो उसमें एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के ओपिनियन की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है बाय बर्थ जिसमें स्पाइन के इश्यूज होते हैं, जैसे कि कोई स्पाइनल कॉर्ड का नीचे चिपके रहना या स्पाइनल कॉर्ड स्प्लिट हो जाना, और भी कई तरह की स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती हैं बनावट के अंदर, जो हमें टाइमली डिटेक्ट करनी ज़रूरी है। तो अगर बच्चे के आपको लगे कि कंप्लेन है कमर दर्द की, या उसकी कमर में अगर आपको लगता है कि कोई हम्प है, कुब्बड़ है, या कंधा एक तरफ ऊपर हो रहा है, कहीं से कोई स्वेलिंग निकल रही है, तो उसमें स्पाइन स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन ज़रूर लें, क्योंकि हम उस बीमारी को मिस नहीं करना चाहते और उसमें निगलेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो डायग्नोज नहीं होती है टाइम पे और ट्रीट नहीं होती है तो आगे चल के वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। एक और चीज़ देखी जाती है कि एक तो हम कॉमन होता है कि हमारा शायद पोस्चर गलत है, गलत तरीके से सो गए या कहीं जर्क लग गई, तो कोई कहते हैं चलिए जी कुछ दिन आप आराम कर लें वो ठीक हो जाए। लेकिन वो क्या कितना सीरियस है, हमें कैसे इस चीज़ को डिटेक्ट करना चाहिए खुद ही कि अब कुछ ज़्यादा दिन हो गए कि हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, या कुछ ऐसी भी होता है कि आप रिलैक्स करें घर में तो आप ठीक हो जाए? तो जो अभी नेक्स्ट में जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, एडोलेसेंस में या अडल्ट एज में ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो बैकएक की है, वो पोस्चर रिलेटेड है। उसमें हमें खुद ही नहीं मालूम होता कि करेक्ट पोस्चर क्या है, और हमारे वर्क डिमांड्स, किसी का एजुकेशन का है, कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की, वो 12-12 घंटे बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल इतना जा रहा है, मसल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है,
बैक की डिस्क्स के ऊपर भी काफ़ी स्ट्रेस आता है। इसके अलावा ऑड टाइमिंग्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन से, कोई अमेरिका में, कोई यूके में, कोई यूरोप में, वहाँ से वो कॉल सेंटर में भी काम कर रहे हैं, उन पे भी उनको भी जो एक बायोलॉजिकल साइकिल है स्लीप का वो डिस्टर्ब हो चुका है, जिससे मसल्स हमेशा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। उस पे डिस्क्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, जिसके चलते उनकी डिस्क जल्दी डैमेज हो जाती हैं, फिर वो हमेशा बैक एक की कंप्लेन करते हैं। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल है जिसके अंदर हमारा वर्क भी इन्वॉल्व है और हमारा पर्सनल एक्सरसाइज ना करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास आपको कब जाना है? जैसे शुरू में आपको बैक पेन होता है तो हर इंसान कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से स्ट्रेचिंग करके या हीटिंग पैड लगा के या मैं जेल लगा के या एक्सरसाइज से उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन अगर आपका बैक पेन 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा लगातार चल रहा है या वो पेन आपकी टांग में शैटिका की तरह पेन दौड़ता है, नीचे की तरफ जाता है पैर में और पंजे तक, या सुनपन आता है पैर में, या चलने में आपको लगता है कि मेरा गेट चेंज हो रहा है, मैं स्टेबल नहीं फील कर रहा, लड़खड़ाने का डर लग रहा है, तो इस केस में हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है कि हमारे बैक की प्रॉब्लम की वजह से कोई नस दब रही हो, तो उस केस में हमें इमीडिएटली स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाना है और वो एग्जामिन करके ही बता पाएगा कि आगे कुछ एक्सरे या एमआरआई कराने की ज़रूरत है या इसको फिजियोथेरेपी कराने की ज़रूरत है या कुछ आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। तो वो ज़रूरी है कि हम उस वक्त उसको इमीडिएटली ट्रीट करें। थोड़ा सा मैं ब्रीफ चाहूँगा कि हमारी जो स्पाइन होती है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हमारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं या क्या उसका एक तरह से फॉर्मेशन कैसे हुई होती है कि जैसे कैल्शियम की हमेशा लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि कैल्शियम ज़्यादा होना चाहिए तब जाके आपके रहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या है, तो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे वाइटल न्यूट्रिएंट जिनसे वो बनी होती है और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए? करेक्ट। तो अभी लाइफस्टाइल का, एक्सरसाइज और हमारा सिटिंग पोस्चर के अलावा डाइट का बहुत बड़ा रोल है। और डाइट से पहले मैं ये कहूँगा कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनकी डिस्क्स बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं, जिसके चलते उनके जॉइंट्स भी डैमेज होते हैं और उनको बैक एक की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो इवन शराब का भी सेम प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं जाके आपकी बोन्स को और डिस्क्स को वीक करेगी। तो इनका सेवन तो डेफिनेटली रिड्यूस करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ बड़ी कॉमन देखते हैं कि विमेन में बहुत ज़्यादा समस्या देखते हैं, क्योंकि हमारे घरों में अगर हम देखें, हम जो मैन होते हैं वो फिर थोड़ा सा झेल लेते हैं, लेकिन विमेन हमें आप आम तौर पर देखें कि हमारी माताएं या बहनें वो ज़रूर ऐसी समस्याओं से जूझ रही होती है कि कभी किसी की बैक पेन हो रही है या नी पेन, ऐसी चीज़ें होती हैं, उनकी वो ज़्यादा क्यों प्रोन होती है? करेक्ट। तो एक तो पहला फैक्टर तो आता है डाइट का। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो बोन्स का कंपोजिशन है और स्पाइन का जो स्ट्रेंथ है वो बोन्स और मसल से है। तो बोन्स का प्राइमरी कंपोजिशन है प्रोटीन और कैल्शियम और विटामिन D3। ये 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हैं बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। प्रोटीन इसका कोर है, फ्रेमवर्क, जिसके ऊपर जाके कैल्शियम जमा होगा तो वो एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर बनेगा। विटामिन D क्या करता है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके, ट्रांसफ़र करके वो बोन्स तक पहुंचाता है। तो कैल्शियम तो हम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं और दूध में और बहुत सारी सब्जियों में हमें दिन में वो कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट में मिल जाता है। और WHO बोलता है कि वो आप कैल्शियम सप्लीमेंट लेके, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में, जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन की सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, तो आप कैल्शियम की टैबलेट्स भी लीजिए। इसके अलावा विटामिन D है जो या तो हमें सनलाइट से मिलेगा और या हमें उसका सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, किसी डाइट में नहीं मिलेगा। प्रोटीन हमारे जो नॉर्मल जो खान पान है हमारे देश में, हमें उसमें तली हुई चीज़ें कम खानी चाहिए, हमें सैलड्स वगैरह भी लेनी चाहिए और उसके अलावा हमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कुछ पनीर, कुछ सोया, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन वगैरह, जो लीन मीट है वो आप ज़रूर लें। तो ये आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उन जो फीमेल्स के एक तो हार्मोनल सपोर्ट एक एज के बाद चली जाती है, जिससे बोन्स के मेटाबॉलिज्म में और स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो इसके चलते उनके जोड़ों में और कमर में ज़्यादा दिक्कत रहती है। दूसरा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चाइल्ड बर्थ भी होता है। चाइल्ड बर्थ से भी बहुत ज़्यादा मसल्स हमारे वीक होते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ के लिए भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज आपको बैक की करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके ऊपर जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है और बेबी बड़ा होता है, वेट इंक्रीज होता है, तो उसका स्ट्रेस बैक पे आता है। तो जॉइंट्स और डिस्क्स पे, बैक के
मसल्स पे वो स्ट्रेस आने से वो वीक हो जाती हैं, तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि वो उनकी स्ट्रेंथ हम रिस्टोर कर पाएं। चलिए, अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि अब आप ओपीडी यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं जम्मू में, ताकि लोगों को तो काफ़ी इसमें सहूलत होगी, तो किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है आप यहाँ पर ला रहे हैं, और जो लोग बाहर जाते हैं उसके मुकाबले आपकी जो टेक्नोलॉजी है किस लेवल पर है, एक वो थोड़ा हमें बता दें। और ये कब ओपीडी रहेगी, जो भी यहाँ पर आना चाहेगा, इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहता है, उनके बारे में थोड़ा। तो ओपीडी की जो सुविधा है वो हमने अभी जो स्टार्ट करी है, एवरी सेकेंड वेडनेसडे ऑफ द मंथ, तो हर दूसरे बुधवार महीने के हम यहाँ अवेलेबल होंगे आधे दिन के लिए, जिसमें हम ओपीडी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। किसी को भी बैक एक या स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या उनके घर पे किसी को है, वो उनके कुछ एक्सरे हैं, एमआरआई हैं, वो शेयर करना चाहते हैं या आके दिखाना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी बैक के लिए या रिलेटिव्स की बैक के लिए, तो वो हम हर सेकेंड वेडनेसडे ऑफ द मंथ प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ओपीडी सर्विसेज से, कि जिसमें आपको एक स्पेशलाइज्ड स्पाइनल स्पेशलिस्ट जो आपको मिल रहा है, आ रहा है पर्सनली आपको एग्जामिन करने के लिए और आपका डायग्नोसिस बनाने के लिए और आपको ट्रीटमेंट पाथ दिखाने के लिए। जबकि दिल्ली में जो हमारा एडवांस सेंटर है BLK मैक्स में, उसमें हमारे पास हर तरह की सुविधा है, इवन स्पाइन की रोबोटिक सर्जरी के लिए भी, दूरबीन से, एंडोस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो उसी दिशा में हमारा अगला स्टेप है, जो कोलैबोरेशन में उजाला सिग्नस के साथ उस तरह की सुविधाएं यहाँ पे भी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो भी डे केयर सर्जरीज हैं या जो जो जम्मू में संभव है, जिस पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, पर हमें ये भी समझना है कि स्पाइन कंसल्टेशन की ज़रूरत अगर 100 लोगों को है, तो उसमें से हार्डली एक को स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मैं हाईलाइट करूंगा, वो स्पाइन सर्जरी नहीं है, बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पाइन सर्जरी से बचना कैसे है। तो टाइमली अगर आप कंसल्टेशन करते हैं और टाइमली आप उसको इन्वेस्टिगेट कराते हैं, सही स्पेशलिस्ट से मिलते हैं जो आपको गाइड करता है, जो आपके लाइफस्टाइल को भी मैनेज करता है, जो आपका पूरा प्रोग्राम भी मैनेज करता है, ताकि आपको आगे चल के वो स्टेज ना आए जहां पे स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़े। ये हमारा मेन मोटो है इस ओपीडी सर्विसेज और कोलैबोरेशन के थ्रू। बिल्कुल, धन्यवाद। तो किस तरह से ये काफ़ी फ़ायदेमंद जो है होने वाला है, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने सारी जानकारी दे दी है कि एटलीस्ट आपको कंसल्टेशन ज़रूर करनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई प्रॉब्लम जो है वो सर्जरी से ही हल हो। बड़ी कम चांसेस होते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत पड़े, बाकी आपको वो मेडिसिन के ज़रिए या कुछ और तरीक़ों के ज़रिए जो है उस प्रॉब्लम को क्योर किया जा सकता है।